हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1972 में आई कर्ट क्लासिक टीवी हॉरर मूवी गारगोयल्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं बिल नॉर्टन। ये मूवी खास इसलिए है क्योंकि ये वो फिल्म है जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स लेजेंड स्टैन विंस्टन ने पहली बार मेकअप दिया था, जिसके लिए उन्हें एमी अवार्ड भी मिला था। फिर आगे चल के पूरी लेगेसी बना डाली, हॉलीवुड ही पलट के रख दिया, जिसके इन्फ्लुएंस से पूरी दुनिया की मूवी इंडस्ट्री पलट गई। लेकिन वो सब शायद कभी हो ही ना पाता अगर इस मूवी में स्टैन को उनका हक ना मिलता, जिसको लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी। वो सब मैं आपको आखिर में बताऊंगा इस मूवी से जुड़े ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें गारगोयल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। तो जब गॉड ने डेविल को हेल में फेंक दिया, तब डेविल ने प्लान बनाया कि वो गॉड की अनमोल क्रिएशन पे भी कब्जा कर लेगा, यानी इस धरती और इस पे रह रहे इंसानों पर। ऊपर गॉड, नीचे डेविल और बीच में इंसान। डेविल बीच वाला हिस्सा भी कब्जाना चाहता था, जिसके लिए उसने यूज किया अपने बच्चों को, जो थे गारगोयल्स। सदियों से इंसान और गारगोयल्स आपस में टकराते आ रहे थे, लेकिन हर बार जीत इंसानों की होती, क्योंकि इंसानों की आबादी हमेशा से ज्यादा थी। गारगोयल्स जन्म लेते हैं 600 साल में सिर्फ एक बार। बस यही वजह रही कि बार बार गारगोयल्स हारते रहे, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि इंसान ने खुद अपने लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर ली कि वो गारगोयल्स को भूल गया। गारगोयल्स बस स्टैचू या पेंटिंग्स बन के रह गए, जिस वजह से अब इंसानों को ऐसा लगता है कि गारगोयल्स बस उनकी इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके बाद हम डॉक्टर बोली नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं, जो कि न्यू मैक्सिको में ट्रैवल कर रहा है अपनी साइंटिफिक रिसर्च के चलते। और इस जर्नी में उसे स्पेशली ज्वाइन करने आई है उसकी बेटी डायना। वो प्लेन से लैंड हुई और डॉक्टर बोली उसे रिसीव करने पहुंचा। वो अपने डैड के लिए कैलमोड्रे नाम के डीमन का स्टैचू भी लेकर आई थी, क्योंकि बोली ये सब चीजें कलेक्ट करता है। हालांकि वो डीमंस और डेविल में यकीन नहीं करता, फिर भी ये उसका शौक है। अब वो अपनी नई किताब स्टार्ट करने वाला है, जिसमें वो यही बताएगा कि इंसान ने ये सुपर नेचुरल इविल का कॉन्सेप्ट कहां से पकड़ा। मगर उससे पहले वो एक आदमी के पास जा रहा है जिसके पास कोई स्टोरी है, और अगर वो स्टोरी काम की निकली तो बोली उस पे काम करेगा, वरना कोई दिक्कत है ही नहीं। और रेगिस्तान में ड्राइव करते हुए दोनों बाप बेटी पहुंच गए रोड के टी सेक्शन पर। मोड़ लेने में बोली थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि तभी एक बड़ा सा पक्षी उनकी कार के ऊपर से उड़ के गया। उसकी परछाई बहुत बड़ी थी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उस पक्षी को देख नहीं पाया। बोली ने वहां से लेफ्ट मोड़ ले लिया, और किस्मत से वो मोड़ सही निकला, क्योंकि उस पे ड्राइव करते हुए वो पहुंच गए अपनी मंजिल तक, अंकल विलेज डेजर्ट म्यूजियम। म्यूजियम में सारा सामान टूरिस्ट के लिए था। डॉक्टर बोली को दिखाने वाला सामान रखा था बाहर वाले शेड में। विली उन दोनों को लेकर गया और पर्दा हटाकर उसने दिखाया एक मिस्टीरियस क्रिएचर का साबुत कंकाल। उस बड़े से प्राणी के हाथ पैर की जगह पंजे थे, पूंछ भी थी, मुंह की जगह बड़ी सी चोंच थी, जिसमें सामने ही दो बड़े बड़े दांत थे, सर पे दो खतरनाक सींग भी थे, पर सबसे मेन उसके दो बड़े बड़े पंख भी थे। ऐसा कंकाल जो इजिली पूरी दुनिया में सनसनी मचा सकता है और एक ही झटके में विली को माला माल कर सकता है, क्योंकि वो एक गारगोयल का स्केलेटन है। वो विली को मिला पथरीली पहाड़ियों में, लेकिन बोली को ऐसा नहीं लगता। उसका कहना है कि विली उनका पागल बना रहा है। उसने कई सारे जीवों की हड्डियां ली, जिसमें इंसान भी है, जानवर भी है, और उन सब हड्डियों को मिक्स करके ये ढांचा तैयार कर दिया ताकि देखने वाला बेवकूफ बन जाए। हाँ, पर पंख बनाने में मेहनत की है, ये बात तो बोली भी स्वीकार कर रहा था। देख के वो भी इम्प्रेस हो गया, पर विली कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये कंकाल असली है। दिमाग पे जोर दे डॉक्टर, और जरा ये सोच कि इस जगह का नाम सदियों से डेविल्स क्रॉसिंग है, जो नेटिव अमेरिकन ने रखा था। ऐसे कौन से जीव यहाँ पे रह रहे थे जिनकी वजह से ये नाम रखा गया? शायद उन्हीं में से एक जीव तुम्हारे सामने है। और बोली, तुम हंस रहे हो? जल्दी से बोली लगाओ। एक नेटिव अमेरिकन ने मुझे पूरा लेजेंड बता रखा है। अगर तुम उस पे किताब लिखने के लिए तैयार हो, जिसमें के आधा हिस्सा मेरा होगा, तभी मैं तुम्हें वो लेजेंड बताऊंगा। बोली की बेटी बोली कि कर लेना चाहिए, इसलिए वो राजी हो गया। विली उन्हें लेजेंड बताने लगा और डायना उसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन सबसे पहले उसने दरवाजा लॉक किया, जो कि सूरज ढलने के बाद करना ही पड़ता है। कुछ ऐसी मजबूरी है जिसके बारे में बोली को कोई आइडिया नहीं है, और अगर ना ही हो तो अच्छा है। खैर, विली उन्हें बताता है कि नेटिव अमेरिकन इन जीवों को बुलाते थे नाकाटेका चिंको के नाम से, और इन्हें समन करने के लिए जो वो डांस किया करते थे उसे कहते थे नोनाटाया। क्या कहते थे? नोनाटाया। इन्हें बुलाने के बाद इन्हें सैक्रिफाइस ऑफर किया करते थे, तब कहीं जाकर जिंदा रह पाते थे। जिस बीच विली ये कहानी सुना रहा था, उसी बीच शेड के ऊपर कोई मंडराने लगा। उसके बड़े बड़े पंखों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
और उसके नुकीले पंजे भी थे जिनसे उसने शेड को चीरना शुरू कर दिया। यानी वो एक गारगोयल है जो उस कंकाल को वापस लेने आया है और यही गारगोयल डॉक्टर बोली की कार के ऊपर से उड़ा था दिन में। देखते देखते उसने पूरा शेड हिला डाला। विली उस कंकाल को बचाने में लगा था लेकिन उसके ऊपर बड़ी सी बीम गिर गई जिस वजह से वो वहीं पर चित हो गया और इस पूरे कियोस्क के बीच शेड के अंदर आग भी लग चुकी थी जिसके लपेटे में आकर बेहोश पड़ा विली जिंदा ही जलने लगा। पूरे शेड में आग फैल चुकी थी तो बोली ने किसी तरह उस कंकाल के सर को अपनी तरफ खिसकाया और उसे लेकर वहां से निकल लिया। कंकाल तो बचा नहीं लेकिन अगर सिर्फ उसका सर भी बोली के पास रहा तब भी बेशकीमती साबित होगा। सर को लेकर दोनों बाप बेटी जल्दी से बाहर निकले और कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि एक गारगोयल आकर उनकी कार की छत से चिपक चुका था। वो अपने पंजों से ही कार को तबाह करने में लगा हुआ था जिससे बोली की भोली बेटी दहशत में आ चुकी थी। तब किसी तरह बोली ने उस गारगोयल को कार से नीचे उतारा और बस फिर तो वो रुका ही नहीं। रुका जाके सीधा गैस स्टेशन पर। वहां पे अपनी कार मैकेनिक को पकड़ाकर वो दोनों साथ वाले मोटल में चले गए जिसकी मैनेजर थी मिसेस पार्क्स। अगले दिन उन दोनों ने पुलिस के पास जाकर बता दिया कि कल रात एक बूढ़ा आदमी मर गया लेकिन वो कंकाल और गारगोयल्स वाली बात सारी छुपा ली। पुलिस उन्हें साथ लेकर उसी लोकेशन पर पहुंची तो वहां पे 5 डर्ट बाइकर्स मिले। पुलिस को लगा कि शायद यही कातिल होंगे इसलिए 3 को तो वहीं पे धर लिया लेकिन 2 बाइकर्स बचकर निकल गए। फिर शुरू हुआ खतरनाक ऑफ रोडिंग चेस। आगे आगे बाइकर्स और पीछे पुलिस कार। लेकिन पुलिस वाले को कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि बाइकर्स आपस में ही टकराकर गिर पड़े। 5 को एक साथ लिटाकर शेरिफ ने उन्हें दोषी करार दे दिया कि यही 5 रात में मस्ती कर रहे होंगे जिसमें उस आदमी की जान चली गई और सुबह सुबह आ गई यहाँ सबूत मिटाने। पर अब ये 5 जाएंगे जेल में। जबकि बाप बेटी को अच्छी तरह पता है कि वो 5 निर्दोष हैं फिर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला क्योंकि अगर खोलते तो खुद फंस जाते। पुलिस थोड़ी ना मान लेती कि कल रात इनके पीछे गारगोयल्स लगे थे इसलिए उन्होंने 5 लड़कों की बलि चढ़ा दी जिसे बोली तो हजम कर लेगा पर डायना बोली कि मैं नहीं कर सकती। तब बोली ने उसे बड़ी प्यार भरी बोली में समझाया कि हम दोनों चुप रहें उसी में हमारी भलाई है। रात में दोनों अपने मोटेल रूम में सो रहे थे कि तभी 2 गारगोयल्स उनके रूम में घुस गए और गारगोयल्स के अंदर गजब की ताकत थी। फिर भी बिना उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए वो बस उस कंकाल की खोपड़ी उठाकर वहां से भाग गए। पर जो गारगोयल पीछे भाग रहा था जिसके हाथ में कुछ नहीं था रोड पे जाते ही वो ट्रक के नीचे आ गया और मौके पर ही मारा गया। खोपड़ी तो चली गई लेकिन उसकी जगह आ चुका था पूरा गारगोयल जिसकी हड्डी के ऊपर मांस भी है और मांस के ऊपर खाल भी, अंदर सारे ऑर्गन्स भी हैं। यानी अब अगर ये पुलिस को पूरी बात बताएंगे तो उन्हें यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर ये बॉडी इनके हाथ से छिन जाएगी जिसके चलते बोली को बड़ा घाटा होगा। जब तक ये बॉडी के पास है तब तक ये तगड़े नोट छाप सकता है इसलिए पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताएगा। 5 लड़के जेल जाते हैं तो जाए, ये तो इस बॉडी को लेकर अपने साथ जाएगा LA, वो भी आज ही रात। आज तक बोली ने गारगोयल्स को सिर्फ किताबों और स्टैचूज में देखा था, आज साक्षात देख रहा है जिस वजह से अगली किताब का मटेरियल भी थोड़ा चेंज हो चुका है और उसके बिलीव्स भी। एक और नोटिस करने लायक बात यह है कि ना तो इन वाले गारगोयल्स के पंख हैं, ना ही सींग है, ना ही नुकीले दांत हैं और ना ही पूंछ है। यानी गारगोयल्स में भी अलग अलग ब्रीड है। सारे गारगोयल्स उतने तगड़े नहीं है इसलिए इंसानों से हारते रहे। उन दोनों को पता था कि जब गारगोयल्स एक खोपड़ी लेने आए थे तो ये पूरी बॉडी लेने भी जरूर आएंगे, मगर उनसे पहले आ गई मिसेस पार्क्स। वो बोल रही थी कि क्या शोर मचा रखा है तो डायना ने बाहर जाकर उसे ये कहकर टरका दिया कि बस एक फैमिली आर्ग्यूमेंट था। अब डायना बाहर तो निकल ही चुकी थी इसलिए लगे हाथ अकेली ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई बाप को बिना बताए। स्टेशन में शेरिफ तो नहीं था इसलिए डायना ने डेप्यूटी को बोला कि ये 5 बेकसूर हैं, अब मेरे पास प्रूफ भी है। लेकिन डेप्यूटी ने उसकी एक ना सुनी। तब उसने सीधी बात की उन बाइकर्स के लीडर जेम्स रीगर से। उसने जेम्स को बताया कि हमारे पास एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जो छिपकली जैसा दिखता है लेकिन उसकी चोंच भी है और उसे कहते हैं गारगोयल। पिछली रात गारगोयल्स ने ही विली के शेड पे हमला किया था। डायना की ये बात सुनते ही जेम्स दांत फाड़ के हंसने लगा इसलिए डायना को भी बेबस होकर वहां से निकलना पड़ा। वो वापस मोटल तक पहुंच तो गई लेकिन पहुंचते ही गारगोयल्स ने हमला बोल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि बोली पहले से ही बाहर उसका वेट कर रहा था। वो डायना को जल्दी से अंदर ले गया और डायना उसे बोल रही थी कि बॉडी उन्हें दे दो वरना हम दोनों मारे जाएंगे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। गारगोयल्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए पर तब तक वो दोनों विंडो के रास्ते बॉडी को लेकर निकल चुके थे। बॉडी को कार में डालकर वो बस निकलने वाले थे कि तभी एक गारगोयल
गार्गोयल ने आकर पूरा दरवाजा ही उखाड़ कर फेंक दिया। लगे हाथ डायना को भी उठा के फेंक दिया और एक हाथ मारा तो बोली बेहोश। फिर बोली समेत ही उन्होंने कार को पलट डाला। कार में लूटपाट मचाकर वो बॉडी भी ले गए और जो उनके साथ बड़े वाला गार्गोयल आया हुआ था उनका राजा, जिसके सींग भी थे, दांत भी थे और पंख भी थे, जिसे देखते ही डायना बेहोश हो गई। उसने डायना को एकदम करीब से जांचा परखा और उससे खुश होकर उसे उठाकर अपने साथ ले गया। बीच में ही डायना को होश आ चुका था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी और वो गार्गोयल उसका नाम भी बोल रहा था। यानी वो बोल सकता है पर बाकी छोटे मोटे गार्गोयल्स नहीं बोल सकते। डायना को लेकर वो अपनी बड़ी सी गुफा में पहुंचा, जहां पे और भी कई सारे गार्गोयल्स रह रहे थे, इंक्लूडिंग राजा की रानी, और वो भी थोड़ा बहुत बोल सकती है। पर राजा की बाहों में एक इंसानी लड़की को देखकर वो कोई खास खुश तो नहीं थी। उधर मिसेस स्पार्क्स भागकर पुलिस स्टेशन में पहुंच गई और दारू का गिलास हमेशा इसके हाथ में रहता है। अभी खाली था तो वहीं के ड्रॉर में से बॉटल निकाल के उसने उड़ेल ली। उसने पुलिस को बता दिया कि रात में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हुई है डॉक्टर बोली के रूम में। तब कहीं जाकर जेम्स को उन बातों पर यकीन हुआ जो कल रात डायना ने बताई थी। जेम्स ने वही मॉन्स्टर वाली बात शेरिफ को बताई, लेकिन शेरिफ उस पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी बोली खुद वहां पे आ गया। उसने बताया कि गार्गोयल्स ने हमारे ऊपर हमला किया था और वो मेरी बेटी को अपने साथ ले जा चुके हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से बैकअप बुला लो, हमें रेगिस्तान को छान मारना है। पर शेरिफ के पास कोई मैन पावर नहीं थी, इसलिए बोली के कहने पर उसे सहारा लेना पड़ा उन्हीं बाइकर्स का, क्योंकि वो रेगिस्तान को अच्छे से जानते हैं। कुत्ते, घोड़े, ट्रक और बाइक्स लेकर वो सब डायना को ढूंढने निकल पड़े और मिसेस स्पार्क्स अपने साथी के साथ निकल गई स्टेट पुलिस को बुलाने के लिए। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि एक गार्गोयल उन्हीं के ट्रक में लेटा हुआ है। उधर रानी गार्गोयल डियाना से इतनी ज्यादा चिढ़ चुकी थी कि उसके कपड़े तक फाड़ने पर उतर आई थी। उधर राजा ने समझा बुझाकर उसे गोली दे दी। राजा डायना से बोला कि अपने डैड की किताब मुझे पढ़ के सुनाओ, क्योंकि जब कार लूटी तो बोली की किताबें भी वो साथ ले आए। जैसे जैसे डायना उसे किताब पढ़ के सुनाने लगी, वो अजीब तरह से उसके बहुत ज्यादा करीब आने लगा, जिस वजह से डायना बड़ा अनईजी फील कर रही थी। पर राजा बोलता है कि मुझे इंसानों की कोई नीड नहीं है, वो तो बस कहानी में डीमन का जिक्र है इसलिए पास आ गया। वो ये भी बताता है कि इस गुफा में हम बस दर्जन भर हैं और हमें जिंदा हुए अभी बस कुछ ही हफ्ते हुए हैं, उससे पहले 500 साल तक अंडे में थे। कुछ ही हफ्तों में ये इतने बड़े हो गए। वो बोल रहा था कि इंसानों को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम लोग ये बात नहीं समझते। इतना कुछ उसने बता दिया, पर ये नहीं बताया कि गुफा के अंदर अभी सैकड़ों हजारों बड़े बड़े अंडे हैं जो धीरे धीरे करके फूट रहे हैं और उनके अंदर से बच्चे गार्गोयल्स निकल रहे हैं जो कि कुछ ही हफ्तों में बड़े हो जाएंगे। यानी गुफा के अंदर पूरी आर्मी पनप रही है और किसी को खबर तक नहीं। अब जो बच्चा निकला है उसके भी पंख हैं, यानी वो ब्रीडर है। जिन गार्गोयल्स के पंख हैं सिर्फ वही बच्चे पैदा कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। प्रजाति आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रीडर और आ गया। 500 साल के वेट के बाद इस बार तो कुछ तगड़ा दाव चलेंगे, ताकि इस बार इंसान जीत ना पाए। इसलिए ये राजा इंसानों की तरह बोलना सीख रहा है, किताबें पढ़वा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके हाथ लग जाए। इसी बीच सर्च पार्टी भी रेगिस्तान में भटक रही थी। तभी उन्हें मिसेस स्पार्क्स का ट्रक दिखाई देता है, वो भी एक ही जगह पर गोल गोल घूमता हुआ। जब पास जाकर देखा तो पता चला कि ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ खून था। उन सब ने तलाश जारी रखी, लेकिन ऐसे ही फिरते फिरते रात हो गई। डायना का तो कोई पता नहीं लगा। हाँ, पर रोड साइड पे उन्हें मिसेस स्पार्क्स जरूर मिल गई, एक खंबे से उल्टी लटकी हुई, और वो काफी देर पहले ही मर चुकी थी। ये देखकर 3 बाइकर्स तो वहां से निकल लिए, बचे सिर्फ जेम्स और रे। वो दोनों जो पहले भागे थे अब नहीं भागे, और जो 3 पहले भागे नहीं थे वो अब भाग गए। उधर रानी ने जाकर राजा को बता दिया कि रेगिस्तान में से कई सारे कुत्ते, घोड़े और इंसान इस तरफ आ रहे हैं। ये खबर सुनकर राजा एकदम से एक्टिव हुआ और उसने सभी गार्गोयल्स को अटैक करने भेज दिया, खतरनाक सी हंसी हंसते हुए। गार्गोयल्स और इंसानों की इस लड़ाई में कई गार्गोयल्स मारे गए क्योंकि इंसानों के पास बंदूक थी, लेकिन गार्गोयल्स ने घेर कर रे को भी मार डाला। शेरिफ और जेम्स उन्हें खदेड़ते हुए आगे बढ़ चुके थे और बोली अकेला पीछे रह गया था। तब घोड़े पे सवार होकर राजा उसके पास आया और उसकी गन फिकवा कर उसे चुपचाप गुफा में लेकर गया, डायना से मिलवाने का बहाना देकर। और गुफा में ले जाकर बोलता है कि अब तू और तेरी बेटी इस गुफा से कभी नहीं निकल पाओगे। ये 500 साल का इंतजार बेकार नहीं जाएगा। इस बार तुम्हारा दौर खत्म और हमारा शुरू होगा। और बोली
बोला कि इंसान बड़ा जिद्दी है, इतनी आसानी से कुछ भी नहीं छोड़ता। बस इसी बात पे राजा ने उसे उठा के नीचे गड्ढे में फेंक दिया, जहाँ से भटकते हुए वो पहुंच गया अंडों तक। अंडों में से बच्चों को निकलता हुआ देख रहा था कि तभी रानी उसके पास आ गई और उसे ले गई डियाना से मिलवाने, क्योंकि जितनी जल्दी डियाना वहां से निकलेगी रानी के लिए उतना अच्छा होगा। पर राजा भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था। वो डियाना को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा और बोली के पीछे उसने लगा दिया एक सेवक को, पर बोली ने भी उसे पत्थर मार के प्लेन कर दिया। फिर कैसे न कैसे बोली गुफा से बाहर निकल आया और बाहर उसे मिल गए शेरिफ, डेप्यूटी और जेम्स। बोली ने उन्हें सारा मामला समझा दिया कि अंदर हजारों अंडे पड़े हैं, हमें सबको खत्म करना होगा वरना अपने दिन गिन लो। शेरिफ और डेप्यूटी तो बाहर ही छुप गए स्टेट पुलिस के वेट में, पर बोली नहीं रुक सकता था तो गैस कैंस लेकर वो जेम्स के साथ अंदर घुस गया। हाथ में शॉटगन थी तो सामने आ रहे गारगोइल्स को वो सुलाता चल रहा था। ऐसी आफत मचाते हुए दोनों अंडों तक पहुंच गए। अंडों पे तेल छिड़कने में तो जेम्स कामयाब हो गया, पर आग लगा पाता उससे पहले गारगोइल्स के हत्थे चढ़ गया, लेकिन रुका फिर भी नहीं। खुद को सैक्रिफाइस करके उसने सारे अंडों को जला डाला और आग में उन गारगोइल्स के साथ वो खुद भी जल गया। पर अच्छी बात ये थी कि वो आखिरी गारगोइल्स थे। अब बस राजा और रानी बचे हैं जिनके पास डायना है। बोली डायना को छुड़ाने गया तो रानी ने उसकी शॉटगन छीन कर फेंक दी। वो दोनों उड़कर वहां से निकलने वाले थे, क्योंकि दोनों ही ब्रीडर हैं, कहीं और जाकर और बच्चे पैदा कर लेंगे। पर बोली ने बिना बोले एक पत्थर उठाया और रानी को मारकर उसका पंख जख्मी कर दिया, जिसके चलते वो उड़ने लायक नहीं बची। तब राजा के पास चॉइस थी, या तो वो डायना को साथ लेकर उड़ जाए या फिर रानी को लेकर उड़ जाए, और ऑब्वियसली उसने रानी को चुना, क्योंकि इससे उनकी प्रजाति बची रहेगी। पर बोली ने जो स्मार्टनेस दिखाई उसकी तारीफ राजा ने भी की। पर जल्दी से रानी के साथ उड़कर वो कहीं दूर चला गया, जहाँ पे दोनों नया घोंसला बनाएंगे और चालाक इंसान को मारने का फिर से सपना देखेंगे। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। मूवी कुछ द हिल्स हैव आइस वाली वाइब देती है, लेकिन उससे 5 साल पहले आई थी। टीवी मूवी के हिसाब से स्टोरी भी ठीक ठाक है, लेकिन मेन चीज है इसका मेकअप और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। राजा का जो पूरा लुक है उसकी आज के जमाने में भी तारीफ बनती है। 1972 तो छोड़ ही दो। और जो अंडों वाला पूरा सेटअप था, जैसे अंडे फोड़कर बच्चे गारगोइल बाहर आ रहे थे, उनका जो लुक था वो सब भी बहुत खतरनाक था। इतना टाइम इस पूरी फिल्म को शूट करने में नहीं लगा होगा जितना सिर्फ इन इफेक्ट्स में लग गया होगा, और सब कुछ कैमरा के सामने हुआ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहले इस मूवी के डायरेक्टर कोई और होने वाले थे, पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि 18 दिनों के अंदर ये मूवी शूट नहीं हो सकती। फिर उन्हें रिप्लेस किया बिल नॉर्टन ने, जिन्होंने ऐसा कर दिखाया। पूरी फिल्म सिंगल कैमरा से शूट हुई है। शूटिंग के दौरान तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि पहुंच जाता था 38 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ घर बैठे बैठे 50 डिग्री पहुंच रहा है, हम फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। वो जो मिसेस पार्क्स के हाथ में हमेशा ग्लास रहता है, वो उसी एक्ट्रेस का आइडिया था। गारगोइल्स के जो भी चलने फिरने वाले सीन थे उन्हें जानबूझकर स्लो किया गया था ताकि एक अजीब क्वालिटी निकल कर आए। 5 बाइकर्स में से एक बाइकर ने गारगोइल का भी रोल किया था। राजा गारगोइल का रोल किया बर्नी केसी ने, लेकिन बाद में उनकी आवाज को रीडअप करवाया गया विक पेरिन से, क्योंकि उनकी आवाज में वो बात नहीं बन रही थी। ये एक लौती टीवी मूवी है जिसमें कॉर्नेल वाइल्ड नजर आए। इस मूवी में मेकअप इफेक्ट्स दिए सॉनी बर्मन, डेल आर्मस्ट्रॉन्ग और स्टैन विंस्टन ने। स्टैन का काम सबसे कम था, उन्हें बस बैकग्राउंड वाली चीजें सेट करनी थी, बाकी उनका कोई काम नहीं था, उनका कोई डिजाइन नहीं था। जो राजा गारगोइल का डिजाइन था वो बनाया था सॉनी बर्मन ने। पर दिक्कत ये हुई कि सॉनी बर्मन की बर्नी केसी के साथ नहीं बन रही थी जो राजा गारगोइल का रोल कर रहे थे। तब ये डिसाइड हुआ कि बर्नी का मेकअप करेंगे स्टैन विंस्टन। तो वो जिस तरह स्टैन का योगदान बढ़ा, फिर स्टैन ने डिमांड उठाई कि मेकअप करने वालों को भी मूवी में क्रेडिट मिलना चाहिए, जिसके लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर तैयार नहीं थे। तब स्टैन ने सीधा बोल दिया कि अगर क्रेडिट नहीं दोगे तो मैं फिल्म छोड़ के चला जाऊंगा। बिना मेकअप के फिल्म बनती हो तो बना लेना, और अगर नहीं बनती तो इसका मतलब कि क्रेडिट मिलना चाहिए, ये भी कोई काम है। आप देखो कि फिल्म का नाम गारगोइल्स है, लेकिन जिन लोगों ने गारगोइल्स बनाए, जिनके दिमाग की सारी उपज थी, उन्हें क्रेडिट मिल ही नहीं रहा था। गारगोइल्स के बिना भला कैसी गारगोइल्स? ये हक की लड़ाई अकेले स्टैन विंस्टन लड़ रहे थे, जबकि उन्हें कोई जानता भी नहीं था। पहली फिल्म थी जिसमें छोटा सा बैकग्राउंड का काम था उनका, कोई मेजर इनपुट भी नहीं था, फिर भी वो लड़े और उनकी डिमांड के आगे प्रोड्यूसर को झुकना पड़ा। उन तीनों को मूवी में क्रेडिट मिला, और क्योंकि क्रेडिट मिला तो उनके नाम एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, जिसके चलते अगले साल वो तीनों उस अवार्ड को
जीत लाए। फिर आगे क्या क्या हुआ वो बताने की जरूरत ही नहीं है, हॉलीवुड का चेहरा घुमा लो एक बार दिमाग में, बात ही खत्म है। स्टैन विंस्टन ने आगे चल के ऐसा ऐसा काम किया कि दुनिया देखती रह गई। टर्मिनेटर सीरीज, जुरासिक पार्क फिल्में, एलियंस, द थिंग, प्रेडेटर फिल्में, आयरन मैन, इन सब मूवीज में ऐसे ऐसे इफेक्ट्स दिए कि हॉलीवुड का चेहरा ही वही इफेक्ट्स हैं, उनके बिना हॉलीवुड कुछ भी नहीं। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेकअप वाले की एक्टर के साथ नहीं बन रही थी तो स्टैन को मेकअप करने के लिए दे दिया, वरना स्टैन को कौन पूछता, वो तो बैकग्राउंड में काम करके निकल जाते। पहले ही तो फिल्म थी, आगे क्या पता क्या होता, क्योंकि वो तो हॉलीवुड में एक्टर बनने आए थे वैसे भी। पर जब मौका मिला तो आवाज भी उठाई, जिसके चलते क्रेडिट मिल गया। अगर आवाज ना उठाते तो क्रेडिट ना मिलता, और अगर क्रेडिट ना मिलता तो कभी अवार्ड में नॉमिनेट भी ना हो पाते, जहां से असली पहचान मिली। 1972 में ये क्रेडिट की लड़ाई लड़ी थी स्टैन ने, पर जब 30 साल बाद ये मूवी डीवीडी पर रिलीज हुई तब डीवीडी पे सबसे बड़ा नाम उन्हीं का छपा हुआ था, स्पेशल इफेक्ट्स बाय स्टैन विंस्टन। और ये देखकर स्टैन को काफी बुरा लगा था, क्योंकि स्पेशल इफेक्ट्स उनके थे ही नहीं, वो दो और लोगों के थे जिनके नाम कहीं खो गए। अब टाइम देखो क्या चीज है, इसी फिल्म के क्रेडिट के लिए लड़े, और 30 साल बाद जब इसी फिल्म ने थाली में सजा के क्रेडिट दिया तो वो उन्हें रास नहीं आया। पर असली बात तो यही है कि इन लोगों की बहुत मेहनत थी, और हॉलीवुड को उठाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन स्पेशल इफेक्ट्स वालों की वजह से ही राइटर्स और ज्यादा क्रिएटिव चीजें स्टोरी में डालने लगे, क्योंकि राइटर्स को भरोसा था कि इफेक्ट्स वाले उसे पर्दे पे उतार देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये गारगोइल ही देख लो, अगर पर्दे पे दिखाना पॉसिबल ही नहीं है तो राइटर लिखेगा भी नहीं। ये आजादी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी द एक्सॉर्सिस्ट के टाइम पर, जो उसमें इफेक्ट्स दिखाए गए थे दुनिया पागल हो गई थी, क्रेडिट इन्हें बहुत जाता है। तो ये थी सारी कंट्रोवर्सी और हॉलीवुड हिस्ट्री का एक अहम पेज। आई होप आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताओ कि हॉलीवुड का नाम लेने पर आपके दिमाग में कौन सी मूवी आती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन जागने में 500 साल ना लगाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।